के 3 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। शुरुआत करेंगे कानपुर की उस खबर के साथ जो बीते 3-4 दिनों से इस तरह से दहशत की वजह बनी हुई है, जिस पर लगातार पुलिस घेरेबंदी कर रही है। कानपुर में विकास दुबे के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए सीओ देवेंद्र मिश्रा की एक चिट्ठी, जिसे आप देख रहे हैं, पुलिस महकमे के साथ यूपी सरकार में इस चिट्ठी के बाद हड़कंप मचा हुआ है। ये चिट्ठी देवेंद्र मिश्रा के परिवार से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दिखाई। ये चिट्ठी देवेंद्र मिश्रा ने अपने ही महकमे के आला अफसरों को लिखी थी। इसी साल मार्च के महीने में कानपुर के एसएसपी को लिखी इस चिट्ठी में देवेंद्र मिश्रा ने साफ तौर पर चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी पर गैंगस्टर विकास दुबे की मदद करने का आरोप लगाया था। देवेंद्र मिश्रा ने इस चिट्ठी में लिखा है कि विनय तिवारी की कार्यशैली संदिग्ध है और वो विकास दुबे के संपर्क में है। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं। लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजीव और साथ ही दीपक जुड़ेंगे थोड़ी देर में कानपुर से। लेकिन ये बड़ी खबर शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी को लेकर। न्यूज 18 इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक सीओ देवेंद्र मिश्रा का परिवार जो चिट्ठी दिखा रहा है वो उन्होंने कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव को लिखी थी। अनंत देव ही फिलहाल कानपुर में शहीद हुए 8 पुलिस वालों के मामले की जांच कर रहे हैं और वो इस वक्त डीआईजी एसटीएफ के पद पर हैं। तो लगातार जिन पर सवाल है वो अभी भी सत्ता पर अपने पद पर बने हुए हैं और ऐसे में लगातार एक संदेह या फिर एक आशंका इस बात की कि क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो पाएगी। कानपुर में विकास दुबे के मामले में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी अब पुलिस महकमे के लिए नया सिरदर्द बन गई है। सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी का जिक्र करते हुए आईजी मोहित अग्रवाल ने कहा है कि इस चिट्ठी के बारे में मीडिया से पता चला है, लेकिन अब इसकी रिपोर्ट लेकर हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, अभी मीडिया के माध्यम से इस पत्र की जानकारी मिली है कि इस तरह की रिपोर्ट तत्कालीन क्षेत्राधिकारी ने सीओ एसएचओ चौबेपुर के विरुद्ध दी थी। इस फाइल को हम लोग एसएसपी कार्यालय से मंगा रहे हैं कि क्या रिपोर्ट थी, किस तरह के आरोप इसमें लगाए गए थे विनय तिवारी के ऊपर और उस पर क्या कार्रवाई हुई। आरोपों की जो गंभीरता मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रही है, इसको हम लोग वेरीफाई करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर इस वक्त जुड़ रहे हैं। दीपक बिज जुड़ रहे हैं कानपुर से, राजीव सिंह जुड़ रहे हैं लखनऊ से। दीपक, अभी विनय तिवारी जिस एसओ का नाम आ रहा है वही संदिग्ध है और साथ ही एसएसपी को जो चिट्ठी लिखी गई है वही एसएसपी अभी पीठासीन भी हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले में किस तरह के नए मोड़ आते हुए आप देख रहे हैं और निष्पक्षता इस जांच में होगी, इसकी कितनी उम्मीद है? देखिए, इसकी कहीं से कहीं तक गारंटी नहीं ली जा सकती प्रीति। ये साफ बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अनंत देव तिवारी वो अधिकारी हैं जो यहां पर उस वक्त तत्कालीन डीआईजी थे और उसके बाद उनकी पोस्टिंग अब एसटीएफ के मुखिया के तौर पर हुई है। तो उस दौरान जब वो तत्कालीन डीएसपी थे, डीआईजी थे, उस वक्त यहाँ पर खुद देवेंद्र मिश्रा ने उनको ये लिखित एक पूरी चिट्ठी दी थी और कहा था कि जो चौबेपुर थाने के प्रभारी हैं विनय तिवारी, उनके खिलाफ काफ़ी सबूत हैं और उनकी साठगांठ जो है विकास दुबे के साथ है और इसको लेकर उनकी तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ें ना मिले। लेकिन वो हमेशा उनकी बात को नज़रअंदाज करते रहे और ये चिट्ठी मार्च के दौरान 14 मार्च के आसपास की घटनाक्रम में लिखी गई थी और इसको लेकर काफ़ी संजीदा थे और वो चाहते थे कि विनय तिवारी के खिलाफ कार्रवाई हो विकास दुबे के साथ जो साठगांठ है। और इसी को लेकर परिवार अब आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं सिस्टम की मिलीभगत की वजह से उनके परिवार के जो मुखिया थे वो चले गए हैं और साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी भी मिली है जो परिवार ने ये बताया है कि वो काफ़ी परेशान थे सिस्टम से और सिस्टम में यहाँ पर रुककर काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके नीचे के जितने भी अधिकारी या दूसरे पुलिसकर्मी थे वो उनके साथ रहकर काम नहीं करना चाहते थे। और इसको लेकर उन्होंने उच्च विभाग के उच्च अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी थी, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मामला घूम फिरकर जांच का जिम्मा एसटीएफ के पास है और एसटीएफ में वही अधिकारी हैं जो उस वक्त तत्कालीन यहाँ पर डीआईजी रहे थे। तो अब देखना यही होगा कि क्या वो जांच निष्पक्ष रूप से अब हो सकेगी, जो उस टाइम पे नहीं हुई तो अब क्या वही अधिकारी उस जांच को वापस कर सकते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। राजीव, मार्च महीने में लिखी गई थी चिट्ठी और अभी 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, तो ऐसे में इस चिट्ठी का हुआ क्या? पहले तो एसएसपी साहब को इसी बात का जवाब देना चाहिए कि आपने इस मामले पर क्या संज्ञान लिया इस चिट्ठी के सामने आने के बाद विनय तिवारी के खिलाफ।
देखिए, यकीनन कहीं ना कहीं इस चिट्ठी ने कानपुर पुलिस प्रशासन की जो पोल है वो खोल के रख दी है कि किस स्तर पर एसएसपी स्तर से ही इस अपराधी को संरक्षण दिया जाता था। नहीं तो जिसका आपराधिक इतिहास 1993 तक रहा हो, 27 साल का आपराधिक इतिहास रहा और खुद सीओ स्तर का अधिकारी रिपोर्ट में एसएसपी को लिख रहा है कि इस अपराधी का इस क्षेत्र में इतना भय है कि कोई जनता का आदमी उसके खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर सकता। और ऐसे में एसओ चौबेपुर विनय तिवारी उसका समर्थन कर रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं। प्रीति, जिस पत्र में जिस धारा 386 का जिक्र किया गया है कि उसे विनय तिवारी ने हटाने के लिए आईओ को कहा था, उस धारा 386 के तहत जान से मारने की धमकी देकर रंगदारी वसूली जाती है, जिसमें सीओ ने कहा कि अगर 386 अगर हटा दी जाती है, क्योंकि ये एक गैर जमानती अपराध है, अगर वो धारा न हटाई गई होती तो उसी वक्त विकास दुबे को गिरफ्तार करना पड़ता। और यही कारण है कि विनय तिवारी द्वारा उस धारा को हटाने के लिए आईओ द्वारा दबाव बनाया गया और उसके दबाव में ही वो धारा हटाई गई, जिसके कारण विकास दुबे को गिरफ्तार न किया जा सके। इसकी शिकायत एसएसपी से की जाती है, लेकिन उसके बावजूद एसओ चौबेपुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ऐसे में साफ है कि कहीं न कहीं विकास दुबे को राजनीतिक संरक्षण तो था ही, बल्कि पुलिस के आला अधिकारी भी कहीं न कहीं उसका समर्थन करते थे। और यही कारण है कि लगातार शिकायतों के बाद खुद सीओ स्तर की अधिकारी की शिकायत के बावजूद उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। उस पत्र में साफ कहा गया है कि विकास दुबे के खिलाफ 150 मुकदमे दर्ज हैं। ये काफी बड़ा अपराधी है, लेकिन उसके बावजूद ये जो जानकारियां राजीव सामने आ रही है उस पर आनंद देव को लेकर पुलिस फिलहाल क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस के पास क्या साक्ष्य है, क्योंकि वो इस वक्त एसटीएफ के डीजी हैं एसएसपी होने के साथ साथ, तो ऐसे में उनके द्वारा इस मुठभेड़ की जांच की जा रही है। तो क्या अभी आगे भविष्य में उन्हीं से ही इस मुठभेड़ की जांच की जाएगी, इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगी जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसके आधार पर। इधर कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे के साथ एनकाउंटर में शहीद हुए सीओ देवेंद्र मिश्रा के परिवार से मिलने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पहुंचे और इस मौके पर शहीद की बेटी ने कहा कि उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। शहीद की बेटी ने यह भी कहा कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती है। बस अब मेरा यही है कि जहाँ से उन्होंने ख़त्म किया हम वहीं से ही शुरू करेंगे और जिस तरह उन्होंने देश के लिए किया है हम भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। बहुत डैडी का सपना था कि वो हमें डॉक्टर बनाए। पापा का सपना पूरा करेंगे या पापा के जो चैलेंज है वो पूरा करेंगे? हाँ, जिन्होंने ऐसा किया है मेरे डैडी के साथ वो अब हम बदला लेना चाहते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे पर इनाम की रकम को बढ़ा दिया गया है, 2.5 लाख किया गया है। पुलिस 3 दिन से विकास दुबे को तलाश कर रही है। 2 दिन पहले विकास पर 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया गया था, जिसके बाद उसे बढ़ाकर 1 लाख किया गया और आज विकास दुबे पर इनाम को 2.5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। तो लगातार पुलिस दबिश देती हुई और इस इनाम की रकम को बढ़ाने का मकसद कि जल्द से जल्द इस बारे में जानकारी मिले। कानपुर मुठभेड़ केस के मुख्य आरोपी विकास दुबे के घर से पुलिस को हथियार और विस्फोटक मिला है। विकास दुबे के मकान से 2 किलो विस्फोटक और 6 तमंचे बरामद हुए हैं। इनके अलावा 24 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। यही नहीं, 15 देसी बम भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के बाद से विकास दुबे अभी फरार चल रहा है। पुलिस ने उसके ऊपर 2.5 लाख का इनाम रखा है। पुलिस के मुताबिक विकास दुबे के ठिकाने से जितना विस्फोटक मिला उससे 100 देसी बम बनाए जा सकते हैं। तो ये विकास दुबे के घर से जो बरामदगी हुई है उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। साथ ही किस तरह से राजनीतिक रसूख में भी लगातार जुड़ा रहा विकास दुबे, उसके भी चिन्ह, उसकी भी तस्वीरें सामने आ रही है, चाहे वो एसपी बीएसपी हो। और साथ ही ये भी जानकारी है कि जो बीजेपी के एमएलए हैं वो भी इसके संपर्क में थे और इससे राजनीतिक जो फायदा है वो आने वाले वक्त में लेने की भी तैयारी थी और पहले भी फायदा लेते रहे थे। हमारे साथ राजीव और दीपक दोनों बने हुए हैं। दीपक, मैं सीधे तौर पर यह सवाल आपसे जानना चाहती हूं कि जो एसटीएफ के डीजी हैं क्या अभी भी वो इस मुठभेड़ की जांच करेंगे, क्योंकि इस तरह के आरोप लग रहे हैं, इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है कि उम्मीद की जाना बहुत मुश्किल है कि अगर वो जांच करेंगे तो निष्पक्ष होगी ये जांच। डीआईजी हैं
देखिए, कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि डीआईजी हैं वो, और डीआईजी खुद उस समय तत्कालीन जब एसएसपी थे और उस वक्त उनके नज़दीकी रहे हैं ना, जो विनय तिवारी हैं जो चौबेपुर के प्रभारी थे, और इसको लेकर पहले से ही ये मामला काफ़ी गर्म था और इसको लेकर सारी जानकारी देवेंद्र मिश्रा को थी और उन्होंने कई बार एसएसपी को, उस वक्त तत्कालीन एसएसपी जब थे, तो उनको ये सारी जानकारी के लिए एक चिट्ठी मुहैया कराई थी। साथ ही ये भी कहा था कि 150 मामले हैं और इस इलाके के अलग अलग थानों में उसके खिलाफ, और उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि उसकी मिली भगत है पुलिस से और विनय तिवारी से उसकी साठगांठ के बारे में उन्होंने उस चिट्ठी में भी लिखा था, जबकि अधिकारियों को उसी दौरान काम करना था, उसी दौरान कार्रवाई करनी थी एक ऐसे दुर्दांत अपराधी की जिसने 8 पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया था। और इसको लेकर यहाँ पर अब जांच जो है एसटीएफ के उन्हीं डीआईजी को सौंप दी गई है जिनके पास उस समय तत्कालीन एसएसपी का पद था। लेकिन क्या अब जांच होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है, लेकिन इस पर बहुत पैनी निगाह रखनी होगी कि किस तरह की जांच की जाती है। जी बिल्कुल, और डीआईजी हैं वो और इस पर लगातार मुठभेड़ को लेकर वो जांच कर रहे हैं। इसका दबाव अब पुलिस महकमे पर भी होगा क्योंकि लगातार इस केस के जरिए 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, कोई और जानकारी जो लखनऊ से आप इस वक्त दे पाए? मैं आपके पास आऊंगी, आप जरूर रखिएगा वो जानकारी अपने पास। इधर कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे का एक वीडियो सामने आया है। साल 2017 का ये वीडियो है, उस समय का है जब विकास दुबे को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। इस वीडियो में विकास दुबे धमकी देने के आरोपों से इनकार करता दिखाई दिया, लेकिन उसने 2 विधायकों से मदद लेने का दावा किया। वीडियो में विकास दुबे बीजेपी विधायक भगवती सागर और अभिजीत सांगा का नाम लेता दिखाई दिया है। विकास दुबे ने कैमरे पर कबूला है कि कुछ लोकल नेताओं ने उसकी मदद की थी। जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत सांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या डराया धमकाया? नहीं, डराया धमकाने ने ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुलजिम हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना था वो निकालना। तो तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पत्नी मेरा बच्चों बराबर है गाँव में। वो खाली बैठक जो जिला पंचायत की बैठक होती है बस उतनी। तो ये इन लोगों से जो माननीय लोग हैं तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ, टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। तो कौन से तुमने इन लोगों से बात की कि ऐसे कराइए? हाँ, नहीं, पहले तो हमारे लोकल लोगों ने कहा, वहाँ गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी, इसके बाद फिर हमने भी प्रयास किया कि ये बात है, तो फिर इन लोगों ने मदद भी की कि अगर ये गलत इनका नाम इसमें आया है तो इसको जो है किसी तरीके से नाम इनका निकाला जाए, गलत है तो ये कैसे पता लगा आपको कि जो है आपका नाम गलत आया है? ये साहब पूरे जनता जानती है, मैं स्वयं जानता हूँ कि जब जिस मैटर से मेरे कोई मतलब जिस समय ये हत्या हुई थी, मेरा नाम उस समय षड्यंत्र में बाद में बढ़ाया गया था, तीसरी फर्द में, तीसरी तहरीर में। किसकी हत्या हुई थी? एक कुशवाहा जी हैं, उनके भाई की हत्या हुई थी। नाम तो उनका नाम मालूम है जो वादी हैं। हत्या किस तरह से हुई थी? हत्या वो आपस में चुनाव की रंजिश में हुई थी, प्रधानी के चुनाव की रंजिश में हुई थी। तो खेत पे गेहूं मारने गए थे, एक पक्ष दूसरे पक्ष ने गोली चला दी थी, उसमें दोनों पक्ष इंजर्ड हुए थे। अच्छा, उसी में मौत हो गई? हाँ, एक मौत हो गई थी। दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हो गए थे और एक पक्ष के 1 की मौत हो गई थी। उसमें तुम्हारा भी नाम आया? हाँ, उसमें हमारा नाम षड्यंत्र के रूप में 120B के रूप में आया था। 120B में? जी हाँ, 120B में मेरा नाम आया। तो ये एसटीएफ के सामने 2017 में विकास दुबे का कबूलनामा, जिसका वीडियो आपको हम दिखा रहे थे, जिसमें उसने बीजेपी के 2 विधायकों
का नाम लिया है, जिसमें एक विधायक तो बिठूर का है और दूसरा जो विधायक भगवती प्रसाद जिनका नाम कहा जा रहा है, उन्होंने तो सीधे तौर पर ये कहा है कि बल्कि विकास दुबे तो मेरे साथ नहीं, वो तो मुझे धमकाता था, चुनाव में मेरे खिलाफ काम किया है। बहरहाल विकास दुबे ने जिन बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद सागर की मदद मिलने का दावा किया था, उन्हीं एमएलए भगवती प्रसाद ने न्यूज 18 इंडिया को दी गई अपनी सफाई में दावा किया है कि उन्होंने कभी विकास दुबे की कोई मदद नहीं ली है। बिल्हौर से विधायक भगवती सागर ने आरोप लगाया कि विकास दुबे ने चुनाव में उनके खिलाफ काम किया था और उनके लोगों को धमकाया भी था। भगवती सागर की हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं किस तरीके से क्या मामला है, ये क्या मामला है? ये सब फर्जी है और कभी भी मैंने उसकी कोई मदद नहीं की। उसने 2017 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कमलेश दिवाकर जी के साथ जुड़ करके मेरे खिलाफ चुनाव कैंपेन किया और उसने आसपास की पोलिंगों में बूथ कैप्चरिंग करवाई, लोगों को धमकाया। मेरा जितना ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर सकता था उतना उसने किया। ये एक हमारा कार्यकर्ता उस क्षेत्र का जानता है और जिले के लोग जानते हैं कितना वो दमंग कैसा था और उसने मेरा नुकसान किया और मैंने कभी भी उसकी कोई मदद नहीं की। और ये तो वैज्ञानिक युग है, आज डिटेल निकलवा दी जाए, कब कोई बात हुई किसी अधिकारी से, यहाँ से लेकर के जिले से लेकर प्रदेश और देश के किसी अधिकारी से, कभी भी मैंने उसकी अगर बात की हो तो जितनी सख्त से सख्त हो सजा हो वो दी जानी चाहिए। कानपुर के बिठूर से बीजेपी विधायक अभिजीत सांगा को भी विकास दुबे अपना मददगार बताता था, लेकिन विधायक अभिजीत सांगा ने दावा किया है कि उनका विकास दुबे से कोई रिश्ता नहीं है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अभिजीत सांगा ने कहा है कि विकास दुबे ने एसटीएफ से पूछताछ में खुद को बचाने के लिए राजनीतिक लोगों के नाम का इस्तेमाल किया था। बहुत से ऐसे पकड़ हुए हैं जहां पर मैंने विकास दुबे के खिलाफ पैरवी की है, जहां पर मैंने विकास दुबे के ऊपर एफआईआर कराने में सहयोग किया है। तो ऐसी स्थिति अगर कभी होगी कि विकास दुबे मेरे सामने कहीं किसी कार्यक्रम में आएंगे तो क्या मैं उनको देख करके भाग जाऊंगा? ये तो मेरा चरित्र नहीं है। सर एक चीज बताइए, कहते हैं कि जितने विधायक हैं अधिकतर आसपास के ग्रामीण अंचलों, क्योंकि आपकी भी ग्रामीण अंचलों में पकड़ है, वो विधायक उससे मदद लेते हैं क्योंकि उसकी अपना बोलबाला है, एक वोट कार्ड की वजह से लोग उससे संपर्क बनाते हैं। क्या आपने कभी संपर्क बनाया? मुझे मेरी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतने के लिए कभी अपराधियों के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी है। जिस प्रकार से 2017 का जो वीडियो कहा जा रहा है, आपका नाम लिया गया और एक और जनप्रतिनिधि का, क्या आपको अब लगता नहीं अगर उसने आपको डिफेम करना चाहा तो क्या आप न्यायालय की शरण में जाएंगे? क्या आप एफआईआर कोई लिखवाएंगे? मैंने विधिक राय ली है और निश्चित रूप से बहुत जल्द इनके ऊपर मैं विधिक कार्रवाई करने जा रहा हूं और जो कार्रवाई होगी उससे मैं आप सबको अवगत कराऊंगा। सबसे पहले मैं उनके ऊपर विधिक कार्रवाई इसलिए कराना चाहता हूं कि इससे एक संदेश जाए कि इस तरह की जो कूट रचना वो करता है, जो साइकोलॉजिकल एक माहौल बनाने का प्रयास करता है, उसके खिलाफ सबसे पहले मैं खड़ा होने का काम। राजीव, ये वीडियो तो 2017 का है, तब से लेकर अब तक तो विधायक साहब ने कोई कानूनी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अचानक जब उनका नाम विकास दुबे से जुड़ने लगा तो वो अब कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले वही शख्स होऊंगा जो विकास दुबे के खिलाफ केस दर्ज करवाएंगे। उनकी इन बातों में अभी के मौजूदा घटनाक्रमों को अगर हम जोड़ें तो आपको क्या लग रहा है, हकीकत किसके करीब है, किससे दूर है? देखिए, यकीनन अगर देखा जाए तो सीक्वेंस से, चाहे ये एसटीएफ से पूछताछ का वीडियो हो या फिर सीओ द्वारा भैंस चोरी को लेकर ककवल थाने और बिल्हौर थाने के एसओ द्वारा आरोपियों को छोड़ने का ऑडियो हो या फिर सीओ द्वारा एसओ चौबेपुर के खिलाफ विजय दुबे से मिली भगत की शिकायत से जुड़ा पत्र हो, इन तमाम ऑडियो, वीडियो और पत्र के सामने आने के बाद कहीं न कहीं राजनीतिक और पुलिस गठजोड़ साफ हो जाता है कि कहीं न कहीं विकास दुबे को नेताओं का समर्थन था, पुलिस का भी समर्थन था और यही कारण है कि इन ऑडियो, वीडियो और पत्र को लेकर अब शासन में भी हड़कंप मच गया है। ऐसे में कि किन परिस्थितियों में, बीते दिनों जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी तो उन्होंने भी यह हैरानी जताई थी कि जिस अपराधी के खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज हैं वो फिर आखिर कानपुर पुलिस की टॉप 10 अपराधियों की सूची में उसका नाम क्यों नहीं शामिल है? एसटीएफ द्वारा उसका नाम टॉप 10 सूची में क्यों नहीं शामिल किया गया? बीते दिनों याद होगा आपको कि बीते वर्षों में लगातार उत्तर प्रदेश में ऐसे अपराधियों के खिलाफ
पे एनकाउंटर का एक अभियान चलाया गया था। लेकिन कौन से वो अधिकारी थे जो इस अपराधी को बचाते रहे? क्योंकि सीओ ने खुद ये लिखा है अपनी चिट्ठी में कि अगर समय रहते इस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। और यही कारण है कि अगर समय पर रहते कोई कार्रवाई होती तो शायद आज 8 पुलिसकर्मी शहीद ना होते और वो सीओ खुद न शहीद होता जो जिसने ये पत्र लिखा था। शायद यही कारण था कि विकास दुबे सीओ से रंजिश मानता था और जब ये घटना सामने आई तो जिस तरह से सीओ पर वार किया गया, प्रहार किया गया, वो सबके सामने है। जिस निर्दयता के साथ उनकी हत्या की गई। तो देवेंद्र मिश्रा सीओ जिनका नाम अभी राजीव बता रहे हैं कि उनके साथ एक व्यक्तिगत दुश्मनी विकास दुबे की थी। कानपुर में हमारे साथ दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या इस तरह के चिन्ह आपको इस लगातार मुठभेड़ में जो शहीद हुए हमारे पुलिसकर्मी हैं, लोग दबी जुबान में ही सही क्या ये बात कह रहे हैं? क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसके बारे में जानकारियां पहले से ही देवेंद्र सिंह को थी, देवेंद्र मिश्रा को थी, और वो अब चिट्ठी भी सामने आ रही है, वो चिट्ठी सामने सबके आ गई कि विकास दुबे में उसका नाम था उस चिट्ठी में, और विकास दुबे क्या विनय तिवारी का नाम था और तत्कालीन एसएसपी का भी नाम था। तो ये पूरा जो घटनाक्रम जुड़ रहा है, इसमें क्या देवेंद्र मिश्रा मुख्य कड़ी दिख रहे हैं जिनके ऊपर इस तरह से हमला किया गया और बाकी हमारे जवान भी शहीद हुए? बिल्कुल निश्चित तौर पर कहना कहीं इसी कड़ी का सुराग तलाशने के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं, क्योंकि देवेंद्र मिश्रा काफ़ी समय से विनय तिवारी से नाराज चल रहे थे। उनकी कारगुजारियों की चिट्ठी लिखकर उन्होंने बाकायदा तत्कालीन एसएसपी अनंत देव को लिखी थी। उसके बाद भी कार्रवाई अधिकारियों के द्वारा नहीं की गई, बल्कि उसको बचाया ही गया। और चौबेपुर प्रभारी रहे विनय तिवारी ने जिस रात जब हमला हुआ था उस वक्त उनके बाद हमले के बाद उनके ऊपर सीधा उंगली और आरोप सीधा उन्हीं पर क्यों उठा, तो ये कहीं ना कहीं जोड़ता है और इन तथ्यों को कि जानबूझकर ऐसा हो सकता है। पुलिस ये टीम पता लगा रही है कि क्या देवेंद्र मिश्रा को टारगेट किया गया था, जिस तरह से ब्रूटली वहां पर उन पर हमला किया गया था धारदार हथियार से और उसके बाद गोली मारी गई थी और इस तरह से कई पुलिसकर्मियों को रात के अंधेरे में मारा गया था। विषय है जिसमें दीपक इसमें जांच करनी होगी, चाहे वो तत्कालीन एसएसपी का मामला हो या राजनीतिक साठगांठ विकास दुबे की, या फिर जिस तरह से विनय तिवारी का नाम आ रहा है कि कौन था जिसने पुलिस की इंफॉर्मेशन में सेंधमारी की। आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। कानपुर में मुठभेड़ में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे की तलाश के लिए पुलिस ने जगह जगह पोस्टर लगा दिए हैं। मुठभेड़ के बाद विकास दुबे को फरार हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक विकास दुबे का कोई पता नहीं चला है। विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस उसकी तस्वीरों को जगह जगह लगाकर उसे पकड़ने में मदद करने की अपील कर रही है। इस बीच आशंका जताई जा रही है कि विकास दुबे नेपाल या मध्य प्रदेश में चंबल के बीहड़ों में भी भाग सकता है। इसलिए पुलिस विकास दुबे पर शिकंजा कसने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। पुलिस ने विकास दुबे पर इनामी रकम को भी बढ़ाकर 2.5 लाख किया है और उसे उम्मीद है कि पोस्टर लगाने से विकास दुबे को छिपने में मुश्किल होगी। विकास दुबे को पकड़ने के लिए जनपद कानपुर देहात की पुलिस द्वारा भी पूरे मनोयोग से प्रयास किया जा रहा है। हमारी कई टीमें लगातार चेकिंग कर रही हैं और उसको सर्च कर रही हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर जो टोल प्लाजा है और महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पर उसके फोटो को चस्पा किया जा रहा है और जो हमारे चेकिंग में अधिकारी कर्मचारी लगे हैं उनको भी फोटो जो है उनको उसका अभिगम उपलब्ध करा दिया जाए। विकास दुबे ने कानपुर के जिस शिवली थाने में साल 2001 में राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की गोली मारकर हत्या की थी, उस शिवली थाने के इलाके के लोगों में आज भी विकास की दहशत कायम है। कानपुर देहात का ये वही शिवली थाना है जहां से विकास दुबे ने साल 2001 में लोगों के दिलों में अपना खौफ पैदा कर दिया। उसकी वजह थी साल 2000 में किसी विवाद को लेकर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला इसी थाने में आए थे। शिवली थाने के अंदर जाकर जब विवाद की बात चल रही थी तो आप देख सकते हैं यही वो जगह थी जहां पर संतोष शुक्ल आए थे और यहाँ पर पूरा जो महकमा था पुलिस थाने का वो यहाँ पर बातचीत सुन रहा था संतोष शुक्ल की। और उसी दौरान विकास दुबे अपने 8 से 10 साथियों के साथ यहाँ पर आया और उसने संतोष शुक्ल के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी। संतोष शुक्ल इसी जगह से वापस भागे थाने के बाहर, यानी मैं बच सकूं, और इसी को लेकर वो यहाँ से भागते हुए आगे की तरफ गए और यहाँ पर वो जब पहुँचे तो इस जगह पर वो अचानक गिर गए क्योंकि उन्हें एक गोली लगी थी और उसी दौरान 2 से 3 गोलियां और ताबड़तोड़ विकास दुबे ने उन्हें मार दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। और इस पूरी घटनाक्रम का चश्मदीद पूरा थाना था जिसमें लगभग 16 से 17 लोग थे जिन्होंने इस पूरी घटनाक्रम को देखा था, लेकिन उस दौरान
कोर्ट में सभी गवाह मुकर गए, यानी सभी पुलिसकर्मी उस मामले में मुकर गए, वरना उसी दौरान उसे एक सख्त सज़ा मिल सकती थी। लेकिन आज शिवली थाने में वही